नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए जीके का पार्ट 11 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 11 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉल्ट वाटर लेक। देखिए, खारे पानी की झील यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो वुलर झील एक खारे पानी की झील नहीं है। तो अगर खारे पानी की नहीं है सर तो कैसी झील है? अगर बात करें वुलर झील की, तो वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ऐसे बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत पूछा जाने वाला है कि भारत की सबसे बड़ी आपकी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो वो आपकी वुलर झील है। क्वेश्चन पूछेगा कि वुलर झील कहाँ पर है, तो वुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी जम्मू कश्मीर में वुलर झील के अलावा और कौन कौन सी झीलें हैं। तो जिन भी झीलों के पीछे आपको नाग दिखेगा वो झीलें कहाँ होगी, वो झीलें आपकी जम्मू कश्मीर में होगी। जैसे कि आपका अनंतनाग झील, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। बैरी नाग, ये भी जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, आपकी नागिन झील। अब नाग नागिन है तो फिर क्या है, आपका विष भी है, तो विशन सागर झील। तो याद रखना है, अनंतनाग झील, बैरी नाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील और विशन सागर झील। ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर है, ये सारी की सारी झीलें जम्मू कश्मीर में है। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि डल झील भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या कहाँ पर स्थित है। तो अगर बात करें डल झील की, तो इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। साथियों, अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपीज़ मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। कल से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, तो जो क्लास लाइव होगी उसको आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। मतलब कि आप कहीं घर का काम कर रहे हो, कहीं ऑफिस का काम कर रहे हो, तो घर में आराम से आप कभी भी उन क्लासेस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो वीकली यहाँ पे आपका एवरी सैटरडे टेस्ट रहने वाला है। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। और साथ में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये बैच रहने वाला है, क्योंकि इसकी फ़ीस बहुत कम है। एक मिडिल क्लास भाई बहन के लिए ये बैच बहुत बेस्ट रहने वाला है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो झील है वो है आपकी चोलामू झील। उसी प्रकार एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चोलामू झील भारत के किस राज्य में है। तो अगर बात करें, ये तो भारत के सिक्किम राज्य में है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में है। तो अगर बात करें आपकी लोकटक झील की, तो ये भारत के मणिपुर राज्य में है। और लोकटक झील में क्या है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की किस झील में विश्व का दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामाजाओ। तो केबुल लामाजाओ नेशनल पार्क जो है वो आपका लोकटक झील में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि सांबर झील कहाँ पड़ती है। तो सांबर झील आपकी राजस्थान में है। और अगर बात करें सांबर झील की, तो ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। तो याद रखना है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो अंतःस्थलीय झील है वो आपकी सांबर झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब आप बोलेंगे कि सर पुलिकट झील कहाँ पर है। तो अगर बात करें पुलिकट झील की, तो पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। और अगर बात करें इस झील की, तो ये इसका 84% हिस्सा आता है आंध्र प्रदेश में। और कभी कभार जो इसका 16% जो साथियों हिस्सा है वो कहाँ पर आता है, आपका तमिलनाडु में आता है। लेकिन आपको याद रखना है, जो पुलिकट झील है वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में सर यहाँ पे चिल्का झील भी दिया हुआ था। चिल्का झील उड़ीसा में है और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। पटवारी की परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील आपकी चिल्का झील है। साथीगण, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी आपकी चिल्का झील है। ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सेवा आयोग का
आदर्श वाक्य क्या है, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम। अगर बात करें नेशनल सर्विस स्कीम के मोटो की, तो वो आपका क्या है, ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो वो है आपका नॉट मी बट यू। इनका आदर्श वाक्य क्या है, नॉट मी बट यू। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछेगा कि जो नेशनल सर्विस स्कीम है वो एनएसएस का पूरा नाम है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है वो 24 सितंबर, याद रखना है 24 सितंबर 1969 को। ये बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, क्या हुई थी, आपकी एनएसएस की स्थापना हुई थी, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एनएसएस तो आपने सुना ही है, कॉलेज में भी एनएसएस स्कूल में, कॉलेज में हमारे पास हुआ करता था, अगर आप +2 करके आए होंगे तो साथियों आपको बहुत बार क्वेश्चन एनएसएस के अलावा एनसीसी से पूछा जाता है कि एनसीसी का पूरा नाम क्या है, तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। अच्छा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स की अगर बात करें या नेशनल कैडेट कोर की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई, तो एनसीसी की स्थापना हुई थी आपके 15 जुलाई 1948 को, ठीक है। और इसका जो आपका आदर्श वाक्य है वो क्या है, तो एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे दिया था वो किसका है, वो है आपका एनसीसी का। और एनएसएस का क्या है, नॉट मी बट नहीं, बट यू, मैं नहीं आप। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किन के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर बात करें राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो किसके जन्मदिवस को मनाया जाता है, तो स्वामी विवेकानंद जी जो है, इनके जन्म दिवस को जो है वो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। इनके द्वारा अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इनके बारे में क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है कि भैया इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का जो नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि नरेंद्र नाथ दत्त जो है वो किसका नाम था मेरे साथी। तो क्या बोलेंगे मेरे भाई बहन कि जो स्वामी विवेकानंद जी है इनके बचपन का नाम था आपका नरेंद्र नाथ दत्त। इस बात को आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इनके गुरु का नाम क्या था, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जिनके लिए इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। तो रामकृष्ण परमहंस किसके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, और इसीलिए इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ऐसे बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में सारी की सारी चीज़ें पूछी जाती है, हर एक बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक बात पेपर में पूछी जाने वाली है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो स्वामी विवेकानंद जी है इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ पर की थी, तो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने कोलकाता में की थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि इनका जो जन्म दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो इन्होंने शिकागो धर्म सम्मेलन जो हुआ था वहाँ पर भाषण कब दिया था, तो शिकागो धर्म सम्मेलन में 1893 में इन्होंने जो है वो वैश्विक मंच पर एक बहुत बड़ा भाषण दिया था, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, तो आपका बेलूर मठ जिसको रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय या रामकृष्ण मठ का मुख्यालय कहा जाता है, इसकी स्थापना जो की थी वो आपके किसने की थी, तो ये की थी आपके स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बेलूर मठ कहाँ पर है, अगर बात करें बेलूर मठ की, तो बेलूर मठ जो है वो भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के कौन से तट पे, पश्चिमी तट पे। तो भाई बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के कौन से तट पर करी है, पश्चिमी तट पर करी है। और ये रामकृष्ण मिशन तो बहुत बार पूछा जाता है, कब स्थापना करी थी, 1897 में। कहाँ पर करी थी, कोलकाता में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है, राजीव गांधी है सबसे युवा प्रधानमंत्री। अब यहाँ पे एक नाम दिया है मेजर ध्यानचंद। भारत का जो सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। इसका नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो इसे जो है वो नाम बदल कर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। मेजर ध्यानचंद की बात करें तो इन्हीं के जन्मदिवस के, इन्हीं की जयंती के अवसर पर हर साल 29 अगस्त को क्या मनाया जाता है,
मेजर ध्यानचंद खेल दिवस, है ना। तो मेजर ध्यानचंद खेल दिवस कब मनाया जाता है, जिसको आपका राष्ट्रीय खेल दिवस मैं कहूँगा तो ये 29 अगस्त को होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हॉकी का जादूगर है, वाइजार्ड ऑफ हॉकी, ये जो है वो आपका किसको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस नेता का नाम बताइए जिनकी मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करते हुई हुई। तो भाई ये मृत्यु जो हुई थी वो किसकी हुई थी, लाला लाजपत राय की हुई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे, कहाँ से, लाहौर से कर रहे थे। और लाहौर से जब ये साइमन कमीशन का विद्रोह कर रहे थे तो फिर अंग्रेज़ों ने क्या है, इन पे लाठियाँ बरसा दी और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए वे पहले घायल हुए, फिर इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना। अगर बात करें साइमन कमीशन की तो इसकी नियुक्ति कब हुई, इसकी नियुक्ति 1927 में हुई थी। और साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो साइमन कमीशन का गठन इसलिए किया गया था ताकि जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, उसका सुधार, उसके सुधार की समीक्षा की जाए। इसीलिए क्या हुआ था, जो है वो साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, क्वेश्चन ये भी आता है। तो साइमन कमीशन जो भारत आता है वो कब आता है, तो 1928 में ये जो है वो क्या, कहाँ पर आता है, भारत आता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, तो जो साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे वो सर जॉन साइमन थे। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। और इसके नारे भी लगाए गए, साइमन कमीशन गो बैक। और बहुत सारे दलों ने, क्योंकि इसमें भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था, ठीक है, और जब भारत का कोई भी व्यक्ति नहीं था तो फिर बोल रहे थे कि इसको वापस जाओ। लेकिन भाई साइमन कमीशन का भारत में समर्थन किसने किया, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था पेपर में। तो उसमें सही आंसर था आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बहुत परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, इसलिए आप इन हर क्वेश्चन को डिटेल से याद रखें। ये हर क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने बोला था, तो ये बोला था आपका लाला लाजपत राय। जब उनको लाठियाँ बरसाएगी तो उन्होंने बोला कि मेरे सर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य की ताबूत की कील साबित होगा। तो लाला लाजपत राय की ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में किसे पंजाब केसरी की उपाधि दी गई है, तो वो भी लाला लाजपत राय को दी गई थी। एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस बार पटवारी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनहैप्पी इंडिया किताब के राइटर कौन है। तो अगर बात करें आपकी अनहैप्पी किताब के राइटर, वो भी आपके कौन है, लाला लाजपत राय थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। किताब इनके द्वारा जो लिखी गई थी वो थी आपकी कौन सी, आपकी पंजाबी। तो पंजाबी किताब किसकी है, तो पंजाबी किताब भी किसकी है, आपकी लाला लाजपत राय की है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको डिटेल से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि दुखी भारत या अनहैप्पी इंडिया जो है वो जो है इंडिया के नाम से अंग्रेजी में जो प्रकाशित हुई थी वो किसने, तो ये आपके जो दुखी भारत है, अनहैप्पी इंडिया है, लिखी थी लाला लाजपत राय ने। कई बार इनको जो है वो क्या कहा जाता था, शेर ए पंजाब के नाम से भी, जो शेर ए पंजाब या फिर आपका पंजाब केसरी के नाम से जो जाना जाता था, वो साथी कौन था, मेरे भाई मेरे बहन, कौन था, लाला लाजपत राय था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा, आपके लाल बाल पाल में कौन आते थे, तो लाल बाल बाल जो में तो थे वो आपके तीनों गरम दल के नेता थे, आपके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और साथ में थे आपके कौन, है ना। तो ये आपको याद रखना है, लाल बाल लाला लाजपत राय, आपके बाल कृष्ण जो है वो बाल गंगाधर तिलक, और आपके बिपिन चंद्र पॉल। अच्छा, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। इस बात को आपने इंपॉर्टेंट तरीके से डिटेल से मेरे साथ ही याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो अगर बात करें सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की, तो सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की जो स्थापना है वो आपके गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षाओं में
पूछी जाती है। और सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा 1905 में की गई थी। ये बात भी आपको इंपॉर्टेंट तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु तो थे ही थे, और भाई आपको याद रखना है इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर भी अध्यक्षता की थी। तो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसी में जो है वो इन्होंने जो है वो कांग्रेस की अध्यक्षता भी की थी। तो बनारस अधिवेशन में ये अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस पार्टी के। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो देशांतरी विस्तार है वो आपका 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट। ये बात तो आप बिल्कुल समझ गए कि भाई 75 डिग्री 45 मिनट से 79 डिग्री 4 मिनट जो है हिमाचल प्रदेश जो है वो किस पूर्वी देशांतर में स्थित है। लेकिन अगर कल के लिए पूछेगा कि देशांतर, तो आप समझा गए कि 75 मिनट 47 से 79 डिग्री जो 4 मिनट तक है। लेकिन सर ऑप्शन ए तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। लेकिन हिमाचल कितने डिग्री लैटिट्यूड में, कितने डिग्री अक्षांश में? तो 30 डिग्री 22 से, क्या बोलेंगे, 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 के बीच। तो 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 के बीच क्या है? तो यहाँ पर है हमारा हिमाचल प्रदेश का अक्षांश। इस बात को आपने याद रखना है। तो 30 डिग्री 22 से आपका 33 डिग्री 12 तक उत्तरी अक्षांश में हिमाचल पड़ता है, और आपका उत्तरी अक्षांश में। और अगर बात करें देशांतर की, तो 75 डिग्री 47 मिनट से 79 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर में हिमाचल प्रदेश आता है। क्वेश्चन पूछने वाले ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि हिमाचल कहाँ पर स्थित है? तो हिमाचल जो है वो पश्चिमी हिमालय में स्थित है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो हिमाचल कहाँ पर है? पश्चिमी हिमालय में स्थित है। ये बात भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पटवारी के पेपर में बेसिक पूछा जा सकता है कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो हिमाचल आपका पश्चिमी हिमालय में स्थित है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हिमाचल प्रदेश है, जो हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है, उसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार पहले तो क्षेत्रफल कितना है? तो हिमाचल प्रदेश का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 55,673 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हिमाचल प्रदेश का एरिया है। कितना है? 55,673 वर्ग किलोमीटर हिमाचल का एरिया है। उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसकी पॉपुलेशन कितनी है? तो हिमाचल की पॉपुलेशन है 68,64,602। तो याद रखना है 68,64,602 हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। अब आप बोलेंगे लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल कितना है? तो लाहौल स्पीति का है 13,841 स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बोलेंगे सर इतना है, तो फिर आप ये बता दीजिए कि परसेंटेज में कितना है? तो परसेंटेज में 24.86%। इस बात को आपने डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखना है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन ये पूछ लिया था, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा तो लाहौल स्पीति है, लेकिन सर सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपका हमीरपुर है। कितना है? 1,118 स्क्वायर किलोमीटर है, सबसे छोटा है मेरे भाई बहन। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए हर एक बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूबेदार संजय कुमार जिन्होंने परमवीर चक्र जीता वो हिमाचल के किस जिले से थे? तो अगर बात करें आपकी किसकी बात करें, तो सर बात करें आपकी सूबेदार संजय कुमार की, इनको राइफलमैन संजय कुमार के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके द्वारा जो है वो ये कहाँ से थे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अगर बात करें राइफलमैन संजय कुमार की, तो ये हिमाचल प्रदेश के सर साथियों के ज़िले से, तो ये हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले से। इनके द्वारा यहाँ पे कौन से युद्ध में भाग लिया गया था? तो इनको भारत का सबसे बड़ा वीरता का पुरस्कार परमवीर चक्र तो मिला था। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है कि इनको परमवीर चक्र कब मिला? तो राइफलमैन संजय कुमार को 1999 में क्या मिला? आपका ये पुरस्कार मिला था, कौन सा? परमवीर पुरस्कार। भाई इन्होंने जो है वो कारगिल युद्ध के दौरान जो ऑपरेशन विजय हुआ था वहाँ पर अपनी क्या है वीरता दिखाई थी, और इसी ऑपरेशन विजय में वीरता दिखाने के कारण इनको परमवीर चक्र मिला था। उसी प्रकार आपने एक नाम और सुना होगा जिसका नाम है आपका सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा की बात करें, ये बहुत बड़ा नाम था। मेजर सोमनाथ शर्मा को जो है वो मेजर सोमनाथ शर्मा पहले तो पता होना चाहिए कहाँ से थे। तो मेजर सोमनाथ शर्मा कांगड़ा से थे। 1947-48 के आसपास जो कश्मीर युद्ध में जो उन्होंने वीरता दिखाई थी, और जिसके कारण उन्हें मरणोपरांत सबसे पहले, याद रखना है कि मरने के बाद मरणोपरांत सबसे पहले जो मिला था वो आपके किसको मिला था?
परमवीर चक्र, तो वो मिला था सोमनाथ शर्मा। आपने नाम सुना होगा कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मरणोपरांत क्या मिल चुका है, तो साथियों इनको भी जो है वो क्या मिल चुका था, परमवीर चक्र मिल चुका था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। इन्होंने जो है वो 1999 में ऑपरेशन विजय में अपना क्या है, वीरता दिखाई, और इस वीरता के कारण इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ये बात आपको डिटेल से बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। साथियों ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथियों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के वो कौन से हिमाचल के वो कौन सी व्यक्ति है जो कि भारत के क्या रह चुके हैं, भारत के थल सेनाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो पहले हिमाचल के और एकमात्र हिमाचली जो कि भारत के थल सेनाध्यक्ष रह चुके हैं, तो वो थे आपके जनरल विश्वनाथ शर्मा। इनको जनरल वीएन शर्मा के नाम से जाना जाता है। तो अगर बात करें जनरल वीएन शर्मा की, तो ये आपका डाडासीबा गांव से थे, जिनको डाड गांव भी इसको बोलते हैं, डाड गांव के निवासी थे। और मेजर जो सोमनाथ शर्मा थे उनके भाई थे। अब क्यों इनको भारत का वो बनाया गया, भारत का थल सेनाध्यक्ष, क्योंकि इन्होंने 1962, 1965 और 1971 तीन लड़ाइयों में भाग लिया था भाई, जिसके कारण इनको क्या बनाया गया था भाई, भारत का जो है वो थल सेनाध्यक्ष बनाया गया था। और ये पहले हिमाचली थे जो कि 1988 से लेकर 1990 के बीच क्या रहे थे, भारत के थल सेना अध्यक्ष रहे थे। ऐसे बात को आपने डिटेल से याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भैया आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति ने टाइपिंग में विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है, तो वो किया था राजेंद्र सिंह ने। ठीक है, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। और धर्मशाला में किस अंग्रेज वायसरॉय की समाधि है, तो ये लॉर्ड एल्गिन की है। तो अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हर हर महादेव।